आप ही की लाइफ के बारे में, आप ही के एक्सपीरियंसेस के बारे में प्लीज हमें शेयर कीजिए। बिल्कुल मैम, ऐसी घटना मेरे साथ 2 बार आई। एक बार जब मैं 2019 में माउंटेनिंग एक्सपीडिशन के लिए गया था, एक माउंट कून करके पिक क्लाइम करने के लिए। तो उस समय रात को जब हम समिट के लिए गए थे, तो वहां पे क्लाइम करते करते जब मैं उस एक रिज लाइन थी, उस रिज लाइन के ऊपर पहुंचा, तो उस रिज लाइन की चौड़ाई इतनी थी कि मैं एक पैर ही रख सकूं। रात का अंधेरा था, रात के तकरीबन 2 ढाई बजे थी, और हाइट थी वहां की 20 साढ़े 20 हजार 21 हजार के फुट के समथिंग। जब मैंने दोनों साइड देखा कि इस साइड भी 6 हजार फीट के ऊपर है और इस साइड भी 6 हजार, अगर मेरा पैर हल्का भी इधर उधर जाएगा तो मेरा बचना मुश्किल है। वो एक घटना थी। उस समय उस रात को मेरे को फीलिंग आई थी कि आज मेरा बचना मुश्किल है। पर मैंने वहां पर धैर्य बनाए रखा अपना। और अब मेरा जो एक साथी पीछे चल रहा था, उसको मैंने बोला कि यार भाई, आगे तो बहुत मुश्किल है। पर उसने मुझे थोड़ी हिम्मत दी और मैं धीरे धीरे करके उस 1 फीट की रीच को पार करके आगे पहुंचा। दूसरी घटना मेरे साथ घटी थी, मैं आसाम में था, अरुणाचल प्रदेश में। वहाँ का वेदर तो 12 महीना बारिश का रहता है और बांस के जंगल दलदली एरिया था। हम एक पेट्रोल के लिए गए थे। एक अचानक विंटर में ही पेट्रोल लॉन्च हुई थी, तो हमें किसी एक पॉइंट को हिट करना था चाइना बॉर्डर की साइड। वहाँ पर कम तक से हम 20 मेंबर गए थे और 7 या 8 दिन हमें लगे थे। तो खास तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हमारी खाने की वजह से थी। वहाँ पर हमें खाना जो लेकर कैरी करके गए थे इतने दिन साथ में, तो वो 5 से 6 दिन चला हमारा। पर जो लास्ट डे हमारा, लास्ट जिस पॉइंट को हमें हिट करना था, हम उसके लिए सुबह 4 बजे मूव कर दिए थे। तो जो गाइड हमारा चल रहा था वो आगे चलता रहा। जब तकरीबन 5 से 7 घंटे चलने के बाद वो आगे जाके रास्ता भूल गया। और तब तक हम अंदाजन शायद उस चाइना बॉर्डर के लगभग पास में पहुंच गए थे, या उसमें एंटर कर ही चुके थे उस एरिया में। अब वहां पर जाके वो गाइड ने बिल्कुल हैंडअप हो गया था, बोले कि अब मेरे को आगे रास्ता पता नहीं। और मेरा जो टीम लीडर था, हमारे पास मैप भी नहीं था। और आके बोला कि, क्योंकि मैं उसमें एक आरटीओपी गया था, तो आके उसने बोला भाई हम रास्ता भटक गए और हमारे पास अब कुछ भी उपाय नहीं है। ना हमारे पास मैप है और हम कहाँ पर है, ना कम्युनिकेशन का कोई साधन था नहीं। तो वो विंटर का एरिया था, वो बर्फ काफी उस पहाड़ी के ऊपर गिरी थी, तकरीबन 8 से 10 फीट बर्फ गिरी हुई थी, पूरी पहाड़ी ढकी हुई थी बर्फ में। तो वहां पे मुझे एक बार रियलाइज हुआ कि आज तो अब हम चाइना में फंस गए। पर जो हमारी जो सिखलाई थी ट्रेनिंग के दौरान कि मैप रीडिंग करके हमें किसी जगह से मूव करना है तो कैसे किया जाए, तो मैंने उस जगह का मैप एक बार ऐसे ही दीवार पे देख रखा था। वो माइंड में मेरे पिक्चर बनी हुई थी कि अगर यहाँ से ये पहाड़ी के इधर से एक नदी है और उस नदी के सहारे अगर हम निकले आगे बढ़े, तो हम हमारे पॉइंट को भी हिट कर सकते हैं और वापस हमारे एरिया में भी जा सकते हैं। फिर मैंने उस टीम को पूरा समझाया और अपने ऊपर यकीन दिला के कि आप अगर भरोसा करेंगे मेरे ऊपर तो मैं आपको ले जाऊंगा। इसमें तकरीबन हमारे 2 दिन लग चुके थे। 2 से 3 दिन तकरीबन समय हमारा लग गया था। हमारी तो मतलब पीछे कोई कम्युनिकेशन नहीं था, किसी को पता नहीं था कि हम कहाँ पर है। फिर मैं वहां से वापस मैंने रूट खोला, स्नो से बर्फ का रास्ता बनाते हुए। और टीम को जिस पॉइंट को हमें टास्क हमें दिया था वो पॉइंट भी हमने अचीव किया। और वहां से हमने कॉल करके जब बताया पीछे हमारी जो हेडक्वार्टर को कि हम इस जगह पे है और सब कुशल है, तब मेरे को थोड़ी अच्छा फील हुआ कि आज मेरी वजह से मेरी टीम सब कुशल आ गई है। ये 2 घटना मेरी लाइफ में काफी, इस समय मतलब ऐसा लगा था कि मेरा अब कोई मतलब बचना तो नहीं है। पर धैर्य बनाए रखा और जो मेरी ट्रेनिंग की सिखलाई थी उससे मेरे को काफी हेल्प हुई। सर, इसमें एक ऑफ ट्रैक में थोड़ा सा जानना चाहूंगी। आपने अभी कहा कि 4 से 5 दिन का फूड हम लेके हाँ। ट्रैवल करते हैं, ओके। बट आप जैसे बता रहे हैं कि वो रास्ता भटक गए, गए वापस आए, हाँ। तो सर काफी टाइम का एक स्पैन ओके। लग गया होगा। तो आपने कैसे फिर मैनेज किया फूड और दूसरी नेसेसिटीज भी? देखो, इसमें ऐसा नहीं कि हम जब किसी जगह के लिए निकलते हैं तो हम 2 या 3 तरीके के अपने ऑप्शन रखते हैं। अच्छा। एक ऑप्शन रखते हैं हम ड्राई राशन, और दूसरा ऑप्शन रखते हैं हम एक मतलब खाना, बना हुआ खाना साथ में जो लेके जा सकते हैं कि हम्म। से पूरी हो गया, पराठे हो गए। तीसरा ऑप्शन है सर्वाइवल, जो वहाँ के लोकल जंगल के अंदर जो मिल जाए उसको हम हम्म। बनाकर खा सकें और अपना अगर जो 2 4 दिन हमें अगर जरूरत पड़े तो हम उसको यूज कर सकें। सर, मैं इमेजिन कर रही हूँ वो सारी सिचुएशन कितनी डिफिकल्ट, मतलब फूड में भी मेजरमेंट्स होते हैं। हम्म। आप जो सर सर्विसेज दे रहे हैं इंडिया को, मतलब हैट्स ऑफ सर, सल्यूट, थैंक यू थैंक यू। सो मच कि आप इस तरह से सर्विस करें ताकि आम लोग अच्छे से यहाँ सकुशल बैठ पाए। थैंक यू सर। सर, आज 17 साल पूरे कंप्लीट करने के बाद, रिटायरमेंट के बाद, आप पीछे पलट कर देखते हैं तो आपको क्या, आपकी पिक्चर, आपकी स्टोरी लगती है? आज मतलब जिस मुकाम पे मैं पहुंचा हूँ, मतलब काफी चुनौतीपूर्ण और चैलेंजिंग रहा। जब मैं सेना में जाने के बारे में सोच रहा था, मैं मतलब बचपना जो था मेरा, 16 17 साल की एज थी उस समय, मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस जगह तक पहुंच जाऊंगा।
जब आज मैं पीछे देख रहा हूँ कि वो ट्रेनिंग का जो चैलेंजिंग और यूनिट के दौरान जो वहाँ पर जो टास्क मेरे को मिलते थे, जो कोल्ड प्लेस के अंदर मुझे ड्यूटी करनी पड़ी, स्नो के अंदर, वो राजस्थान की जो गर्मी है 40-50 डिग्री टेम्परेचर, एक जो अरुणाचल का टेम्परेचर वेदर में, एक दलदली एरिया में, इसमें जो ड्यूटी मैंने की और चैलेंजिंग होकर भी मैं उसको अच्छी तरह से कर सका और इस जगह पर मैं पहुंचा हूँ, तो काफी अच्छा फील हो रहा है मेरे को। फैमिली के बिना सर कोई भी चीज सक्सेसफुल नहीं है। नहीं ना, ये सर्विस ऐसी है कि इसके अंदर आपको सबसे ज्यादा सपोर्टिंग आपकी फैमिली ही कर सकती है। अगर आप वहां पर ड्यूटी कर रहे हैं और फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप ना तो ठीक से काम कर पाएंगे, ना ही उस फैमिली की प्रॉब्लम, क्योंकि इतनी दूर से हम आकर फैमिली की प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर सकते। तो जब फैमिली हमकर हमें सपोर्ट दे देगी कि हम यहाँ पर संभाल लेंगे और आप अपनी ड्यूटी करिए, तो हम भी अच्छे से वहां से ड्यूटी करेंगे और घर भी जब आएंगे तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं आती है। और उनका विश्वास ही रहता है कि हम भी वहां से सकुशल आए, और जब वापस आते हैं तो उनके चेहरे पे जो मुस्कान देखते हैं वो सारा पिछला दर्द भुला देती है। बिल्कुल सर। सर जैसे आपने कहा टेक्निकल असिस्टेंट इन इंडियन आर्मी, सर प्लीज इसे थोड़ा एक्सप्लेन करिए ताकि व्यूअर्स ज्यादा अच्छे से समझ पाए कि आपका क्या आप कैसे मैं सर्व कर रहे हैं। इंडियन आर्मी में मैं रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में रिक्रूट हुआ था, ट्रेनिंग के लिए गया था मैं आर्टी सेंटर हैदराबाद। वहां पे मुझे एक ट्रेड, मतलब सबको ट्रेड देते हैं कि आपको आर्मी के अंदर जॉब क्या करना है, तो मुझे ट्रेड मिला था टेक्निकल असिस्टेंट का। इसमें क्या होता है कि जो बड़ी गन्स होती है जैसे IFG 130 बोफोर्स समर्स पिनाका, इनका टेक्निकल डाटा वर्कआउट करने के लिए हमें मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है। इसकी फायरिंग के लिए जो भी जरूरी डाटा होता है वो वर्कआउट करने के लिए कुछ प्रोसेस होती है, मतलब जगह का डिस्टेंस कितना रहेगा, वहाँ का टेम्परेचर क्या है, जो गोला मतलब जा रहा है उसके ऊपर हवा का क्या प्रेशर रहेगा, ये सारी कैलकुलेशन हमें उस करनी पड़ती थी, तब जाके एक राउंड फायर होता था। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी थी कि अगर एक गोले को अगर हम सही तरीके से निकाल दिए तो वो हमारे टारगेट को तो हिट कर देगा, अगर हम हल्की सी भी हमारी चूक हो गई तो फायदा कम नुकसान बहुत ज्यादा हो जाएगा हमारे ट्रूप्स के ऊपर भी उसका, क्योंकि एक बार गोला फायर होने के बाद वो ये नहीं देखता है कि वो कहाँ गिर रहा है, उसको दिखाया जाता है कि आपको गिरना कहाँ है। अगर वो सही जगह पे हमने उसको दिखा दिया तो सही जगह गिरेगा, नहीं तो वो हमारे ट्रूप्स के ऊपर भी गिर के हमारी कैजुअलिटी भी कर सकता है। तो ये सबसे बड़ा दायित्व होता है कि जो टेक्निकल वर्क हमें करना पड़ा वो काफी धैर्य से और कॉन्सेंट्रेट होकर और सही तरीके से करना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग था, और उसको अच्छे से किया। ये मैं मतलब मेरे जो इंस्ट्रक्टर थे उनकी कृपा है कि मैं अभी तक कोई भी गलत फायर मैंने नहीं करवाया और अच्छे से फायरिंग हो सके। सर आज हमने जाना कि जो फ्रंट में हमें जो सोल्जर्स दिखते हैं उनके पीछे भी एक बैक हैंड एक पूरी यूनिट होती है जो पूरा हेल्प और सपोर्ट करती है।